आज हम लोग जियो पॉलिटिक्स पे बात करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा भी हित है और हमारे देश का भी। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, समझ लीजिए कि 15 अगस्त को अलास्का में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एंड प्रेसिडेंट ऑफ रूस मिस्टर पुतिन जिनके बीच वार्ता होने जा रही, वो कितना प्रासंगिक है हम लोग उस पर भी नजर डालेंगे। और उसमें जेलेंस्की का ना होना मतलब कमाल की बात। पार्टी जिनके बीच लड़ाई हो रही है वो यूरोपियन यूनियन और जेलेंस्की साहब हैं, और रसिया है जो 3 साल से बिल्कुल बैटलफील्ड में है, और कितने लोग मारे जा चुके, कितनी भू स्पेस है जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल चेंज हो जाना। कब्जा रूस ने काफी राज्यों, 4 या 5 राज्य कहा जा रहा है, जिसपे रसिया कब्जा भी कर चुकी। अब बात उठती है कि ट्रंप पे विश्वास करना यूरोपियन यूनियन को और जेलेंस्की को मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनकी जो हालिया व्यवहार है सभी देशों के साथ वो बहुत ही मुश्किल में रहा है, बहुत ही अविश्वास के दौर में रहा है। अगर हम ये समझें, कुछ भी ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी ट्वीट मिनट्स टू मिनट्स बदलते हैं, उनकी सोच, उनका माइंडसेट का किसी को पता नहीं है। यहां तक व्हाइट हाउस के लोगों को भी काफी डाउट में कंसर्न्स रहता है कि डिसीजंस क्या आगे आने वाला है। मैं इन सब बातों को क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे एक तथ्य है। जेलेंस्की का अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी साहब से बात करना कि उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि हाँ मोदी साहब साथ हैं। उन्होंने बोला कि कूटनीतिक तौर पे हम युद्ध को हमें रोकना चाहिए। ये तो हमेशा स्टैंड रहा है इंडिया का, ऑल टाइम रहा है। अब बात उठती है कि जो इंडिया पे 50% का टैरिफ जो लगाया गया है, और साथ साथ इंटरनेशनल जो कोई भी ट्रेड की डेवलपमेंट को रोक दी गई है, क्या ये प्रेशर पुतिन को सिटिंग पे लाने का था? क्या पुतिन के साथ यानी रसिया के मित्र देशों पे लगातार इस तरह का टैरिफ को बढ़ाते जाना, क्या प्रेशर रूस यूक्रेन युद्ध को बंद कराना या सीज फायर की ओर लेके जाना है? जी हाँ, बिल्कुल सटीक बात बोल रहा हूं मैं। ट्रंप की बस एक मानसिकता है, उनको नोबेल प्राइज चाहिए जी। देखिए, पुतिन और ट्रंप पे क्या डिफरेंस है। पुतिन दीर्घकालिक सोचते हैं, लॉन्ग टर्म का। उनको जमीन चाहिए, उनको नाटो का हस्तक्षेप नहीं चाहिए आसपास। उनको किसी तरह की नाटो की या अमेरिकन सैन्य गतिविधि नहीं चाहिए आसपास टेरिटरी में। लेकिन ट्रंप को केवल दिखाना है कि हम देखो क्या कर रहे हैं। अभी हमने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भी संधि करा दी। इंडिया के बाद तो 36 बार रट चुके हैं, 2 बार और जोड़ दीजिए। अभी आप ईरान और इजराइल के बीच उन्होंने संधि करा दी, और अब नया दौर है कि अलास्का में पुतिन और साथ में ट्रंप मिल रहे हैं। अभी तक का जो न्यूज, बट अलास्का में ही क्यों? तो आज मैं एक ऐसा तथ्य बताने जा रहा हूं अलास्का के बारे में जो बहुत कम लोग हिस्ट्री जानते हैं, कि 1732 में जो रूसी रिसर्चर थे उन्होंने अलास्का पे कदम रखा था, और 1867 1732 से 1867 तक नियंत्रण में रखा। और 1867 में संयुक्त राज्य अमेरिका को यानी कि यूएस को 7.2 मिलियन डॉलर में इसको सेल कर दिया। वो भी इसलिए सेल किया क्योंकि उस समय की जो लड़ाई थी, रसिया की जो लड़ाई डायरेक्ट ग्रेट ब्रिटेन से थी, और उस समय ग्रेट ब्रिटेन का दबदबा कुछ और था। इसलिए अमेरिकन प्रभाव में आने के बाद शायद ब्रिटेन ने अपना कदम पीछे खींच लिया, और वहां से उस समय जब इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको जब खरीदा था, तो इसको एक वर्ड दिया गया था, सीड वॉट फॉली। इट मीन्स कि ये गलत डील हुई है, लेकिन बहुत ही अच्छा सौदा साबित हुआ, और इनको गणराज्य में भी इन्होंने मिला लिया। ये बातें तो हुई। और यहां पे फिर मीटिंग क्यों? मीटिंग इसलिए हुआ है क्योंकि किसी तरह की भी इंटरनेशनल मिलिट्री या कोई तरह की कार्रवाई रूस पे नहीं की जा सकती, यानी पुतिन पे नहीं की जा सकती। ये बॉन्ड्स है इन दोनों के बीच में, इसीलिए ये मीटिंग्स यहाँ पे हो रही। अब आगे बात उठती है कि इस मीटिंग का क्या इंपैक्ट होने जा रहा है। देखिए, लड़ाई जेलेंस्की के साथ नहीं है, तो डिसीजन क्या अमेरिका ले लेगा? क्या अमेरिका को राइट है डिसीजन लेने का? क्या यूरोपियन यूनियन इस डिसीजन को मानेगी? क्या जेलेंस्की सहमत होंगे? सब पे सवाल। जवाब किसके पास है? पुतिन के पास। सच में अगर हार्ड नेगोशिएशन जाता, ट्रंप ने बोला जी 2 मिनट में मैं क्लियर कर दूंगा कि डील होगी या नहीं होगी,
ऐसे कौन बात करता है जी? लेकिन ट्रंप को चैनल में लेके आना, एक तरह से सिटिंग में लेके आना भी एक बड़ी कामयाबी है यूएस की। आप मानिए ना मानिए, जिस तरह से ये इन्होंने बोला जी अतिरिक्त टैक्सेस लगेगा, तो पुतिन साहब को भी आना पड़ा है कि भैया ये तो पागल आदमी है, पता नहीं क्या होगा आगे। क्योंकि व्यापार, ट्रेड, मनी, इसके बिना ना युद्ध होते हैं, ना कोई देश का कुछ भी होता। तो मेरा कहना है जियो पॉलिटिक्स में जो लोग समझते हैं ना कि बहुत इमोशनल तरीके से लड़ाइयां लड़ी जा रही है, जी नहीं। सबका जो प्रोपोर्शनल है, चाहे जिस तरह की भी बातें हो, वो पैसे से ही जुड़ता है। अगर पुतिन इतना ही कॉम्प्लिकेटेड थे, तो फिर ट्रंप मिल क्यों रहे हैं? और वो भी ना जाने 3 साल की लड़ाई के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि 2 प्रेसिडेंट, क्योंकि जितनी तरह की लड़ाई, जिस तरीके की भी लड़ाई, हार्डकोर लड़ाई लड़ी है, जेलेंस्की के द्वारा, यूक्रेन के द्वारा, सारा हथियार अमेरिका ने दिया है, पता है। यानी जितने लोग शहीद हुए हैं, उसका कारण भी अमेरिका है और यूरोपियन यूनियन है, और जितने लोग यूक्रेन के मरे हैं, उनका कारण भी रसिया है। कब्जा अगर जमीन पे है, तो उसका कारण भी रसिया है। तो फिर क्या ये जो मान मनोबल है, क्या बिना किसी डील को प्रीव्यू किए हुए पुतिन पहुंच जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये डील पहले से क्लियर है। अब देखिएगा, मैं कह रहा हूं आपको, कल 15 अगस्त के बाद आप इस बात को जरूर सुनेंगे कि जेलेंस्की को प्रॉब्लम है सहमति में, यूरोपियन यूनियन को प्रॉब्लम है सहमति में। सब लोग जियोपॉलिटिक्स में आज के डेट में एक दूसरे को डाउट की नजर से देख रहे हैं। भाई डायरेक्ट इंडिया और चाइना के बीच में आपको पता है, जो ट्रेड तो अच्छा हो ही रहा था, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है। क्या बात है। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो भी जाने की तैयारी कर रहे हैं अमेरिका, क्योंकि बिना वहां गए काम नहीं चलने वाला जी, हमारा भी। मैं इन सब बातों पे इसलिए कह रहा हूं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जितने तरह के भी जियो पॉलिटिक्स है, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। सबने अपना अपना एक कॉर्नर को ओपन रखा है। बस देखते जाइए। आज मैं एक वीडियो भी लेके आया हूं, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आप देखिएगा कि एक्चुअल में यूक्रेन ने क्या पाया, रसिया ने क्या पाया, इस युद्ध के कारण क्या थे, और इस युद्ध के परिणाम क्या निकले हैं अभी तक। फिर मिलते हैं 15 अगस्त के बाद, ठीक इसके सेकेंड सीरीज में, फिर देखते हैं हुआ है क्या। Presidents Trump and Putin will meet in Alaska on Friday for the first summit of this second Trump presidency. This is the one that President Putin has been aiming for a very long time, a one-to-one meeting with President Trump in order to do a deal over the heads of the Ukrainians about Ukraine. I think we'll have constructive conversations. Then after that meeting, immediately, maybe as I'm flying out, maybe as I'm leaving the room, I'll be calling the European leaders who I get along with very well. It will be an interesting contrast of personalities. President Putin is very good on detail. He knows this crisis from the very beginning. He's been living with it for more than 10 years. President Trump focuses on it for a few minutes every day, now and again, and he's got no sort of head for detail. If they end up, as they have before, in a room together with one Russian interpreter between them, then it will be very, very likely that Putin will maneuver Trump into exactly the position he wants him to be in, where Trump agrees to a deal which is impossible to sell to the Ukrainians or indeed to the other European nations. The Ukrainians and the Europeans worry that what will come out of Anchorage will be a one-to-one deal which is a carve-up of Ukraine without enough consideration given to what Ukraine can and can't do at this stage. The Russians don't want a ceasefire. They want to continue the war. And the fear in Europe is that Putin will find ways of continuing the war with Trump's tacit agreement, because Trump will be taken along by Putin and Putin's grasp of detail, which Trump doesn't have. And the fact that Ukraine is not there, Zelensky is not there at the meeting, is very bad news. The old phrase still holds true, that when it comes to these big conferences, if you're not at the table, you are probably on the menu. And that's the case. So if the Europeans and the Ukrainians are so worried, what is it that they're so worried about? They worry that the Russians might agree to withdraw from some of the small bits of territory they occupy in Sumy and Kharkiv in the north.
that they might agree to withdraw from some of the territory of the occupying Kherson in the south and in southern Zaporizhia, but they won't withdraw from all of it. And above all, what the Russians say is they want the whole of the Donbass. They want the whole of Luhansk, which they've more or less already captured, and they want the whole of Donetsk, which they haven't already captured. So they want Ukraine to leave cities like Kramatorsk and Slavyansk that they've fought really hard for in 3 years, to walk out and let the Russians walk in. That will be very difficult for the Ukrainians to agree to, and constitutionally, they can't do it. They would have to change the constitution. The best that the Ukrainians might hope for is a ceasefire in place. No transfer of territory, just a ceasefire. Everyone agrees to stop fighting for, 3 months, 6 months, while they talk about some of the details. That's probably the best that could come out of the meeting in Alaska. But of course, that's exactly what the Russians don't want. They want to keep on fighting because they think that on the ground they're steadily winning.